हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपने जो स्टार्ट करेंगे वो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीछे की क्लासेस में आप सीरीज पैरेलल तक कंप्लीटली पढ़ चुके हो। ठीक है, चार चीजें अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो है चार या पांच मैं बोल सकता हूं, जैसे कि पहले दो किरचॉफ के नियम जो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ अपने जिसको कहते हैं, यानी केसीएल और केवीएल। उसके बाद में वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ और करंट डिवाइडेशन लॉ। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड आगे फिर आएगा अपने पास नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस जो है ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट थ्योरी के अंदर। यानी कि किसी भी सर्किट को आपको अगर इजीली सॉल्व करना है तो नोडल और मैश की सहायता से आप किसी भी सर्किट को जो है बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोडल और मैश को समझने से पहले अपने को केसीएल और केवीएल के जो दोनों नियम हैं, यानी किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं, उनको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग नोडल और मैश को जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक जो है केसीएल और केवीएल के बारे में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है मेनली वो रहेगा किरचॉफ के नियम या किरचॉफ लॉ। आज का टॉपिक जो मेनली आपके पास है किरचॉफ लॉ, या हिंदी में अपने बोल सकते हैं किरचॉफ के नियम ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, किरचॉफ के नियम जो है। ठीक है, कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए और जिनके आधार पर अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। दो नियम जो है वो इसके कहलाए, एक इसका नियम जो था फर्स्ट लॉ जो कहलाया। अपने पहले फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ जो कहलाया उसको अपनों ने बोल दिया करंट लॉ, या इसी को बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो कहलाया किरचॉफ का करंट लॉ या केसीएल, इसी को कहते हैं अपने। इसकी जो स्टेटमेंट थी या ये जो आपका लॉ है ये प्रतिपादित करता है चार्ज कंजर्वेशन को। यानी कि ये जो आपका लॉ है किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या अपने ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है किसी भी बॉडी पर आवेशित करने से पहले और आवेशित करने से पहले या निरावेशन के समय जो है वो कुल आवेश का मान हमेशा 0 होता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो किसी भी आवेश पर कुल आवेश सभी आवेशों का जो है वो बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, या चाहे प्लस में है चाहे आवेश माइनस में है, कुल आवेश जो है वो किसी निकाय पर जो है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ये चार्ज कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक है, यानी अपने ये कह सकते हैं कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन को जो है वो अप्लाई करता है अपने आप पर। ठीक है, इसी को अपने कह सकते हैं किरचॉफ के केसीएल के नियम को ही अपने कह सकते हैं नोड का नियम। इसको कह सकते हैं नोड का नियम। या कई बार एग्जाम में आता है किरचॉफ का करंट लॉ जो है वो कौन सा नियम है, फर्स्ट लॉ है। किसका प्रतिपादित करता है, चार्ज कंजर्वेशन या आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। आवेश संरक्षण सिद्धांत चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल का जो ये पालन करता है, या फिर इसको नोड का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं संधि का नियम। हिंदी में बोलते हैं संधि का नियम। किरचॉफ के इस नियम को संधि का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी क्या है वो मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट केसीएल की स्टेटमेंट क्या है, केसीएल की स्टेटमेंट होती है नोड पर आने वाली व नोड से जाने वाली, नोड पर आने वाली व नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। नोड पर आने वाली या नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो सदैव 0 होता है। या अपने ये कह सकते हैं कि नोड पर आने वाली या नोड से
वह नोड से जाने वाली धारा सदैव बराबर होंगी। ये स्टेटमेंट है आपके पास केसीएल की। मेन स्टेटमेंट जो है केसीएल की ये वही है कि किसी भी नोड पर आने वाली या किसी नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो सदैव जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली अपने देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केसीएल जो है वो किसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, केसीएल काम करता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपने अगर बात करें तो नोड क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करेंगे नोड क्या होता है। नोड भी बोल सकते हैं इसको संधि भी बोल सकते हैं, इसको जंक्शन भी बोलते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नोड जो है एक ऐसा बिंदु जहां दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, जहां दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा बिंदु परिपथ में जहां दो से अधिक शाखाएं मिलती हो उसे क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं जहां दो से अधिक धाराएं मिलती है या दो से अधिक रास्तों पर धाराएं जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। बाकी नोड के बारे में डिटेल अपने पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, नोड जो है, अगर मैं सिंपली बात करूं, एक सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं इस प्रकार से, जैसे मान लो ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, इस टाइप से एक सर्किट है आपके सामने, ये वाला इस प्रकार से ये आपके सामने एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। अब देखो यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है। अब आप सभी को पता होना चाहिए सोर्स कौन सा है। ये सोर्स जो है आपके सामने जो बनाया है मैंने, ये कौन सा सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है आपके सामने ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मैंने बनाया और मैं आपको कहता हूं ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3, R4 और R5। ठीक है, तो आपको कहते हैं, पूछा जाए कि इस सर्किट में नोड कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक तो आपके पास नोड ये है और एक आपके पास नोड ये है। ठीक है, तो ऐसे बिंदु जहां दो से अधिक शाखाएं मिलती है उसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। तो यहां पर एक तो नोड आपके पास A है और दूसरा नोड क्या है, B है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि नोड क्या होता है। ठीक है, नोड का आपको पता लग गया, तो अपनी बात करते हैं केसीएल की। केसीएल की स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताई थी, किसी नोड पर आने वाली और नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, डीसी अगर धारा है तो उसका आप बीजगणितीय योग लोगे, लेकिन अगर एसी धारा है तो उसका आपको सदिश योग लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एसी की धारा है उसकी डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों चीजें आपको फाइंड आउट होनी चाहिए, तभी आप जो है वो केसीएल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो आगे अपने पढ़ेंगे केसीएल के अंदर। एसी जो आएगी, अभी फिलहाल अपने डीसी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज ये कि केसीएल जो है या किरचॉफ के जो नियम है वो कौन कौन से सर्किट पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने नियम की बात करते हैं। ये आपके पास एक कोई नोड है, सपोज करो इस नोड पर कुछ एक करंट इस डायरेक्शन से आ रही है, कुछ एक करंट इस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, कुछ एक करंट मैंने कहा इस डायरेक्शन से आ रही है और कुछ एक करंट इस डायरेक्शन से आ रही है। मैंने बोला इस नोड पर ये जो करंट है इसको मैंने I1 नाम दिया, ये जो करंट आपको दिखाई दे रही है इसको मैंने I2 नाम दिया, ये जो करंट आपको दिखाई दे रही है मैंने इसको I3 नाम दिया, और ये जो करंट आपको दिखाई दे रही है यहां मैंने इसको नाम दे दिया I4। ठीक है, और ये आपके पास नोड है O ओरिजिन या O नोड, इसको मैंने नाम दे दिया। अगर इस नोड पर केसीएल अप्लाई किया जाए, इस नोड पर केसीएल अप्लाई किया जाए तो अपने बोलते हैं केसीएल एट नोड O। अगर नोड O पर केसीएल अप्लाई किया जाए तो अपने क्या कहेंगे, इस नोड पर आने वाली धारा, देखो आप सभी लोग, नोड पर आने वाली धारा I1 है और I3 है, तो नोड पर आने या वाली और नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो अपने एक चीज और ध्यान रख लेते हैं, नोड से जाने वाली धाराओं को मैं यहाँ नेगेटिव साइन से शो कर देता हूं और नोड पर आने वाली धाराओं को मैं पॉजिटिव साइन से शो कर देता हूं। तो ये जो धारा है ये नोड से जा रही है तो ये -I2 हो जाएगी, ये नोड से जा रही है तो -I4 हो जाएगा। तो अपने पास केसीएल क्या हो जाएगा, I1 -I2, देखो नोड पर आने वाली I1 है, I2 नोड से जाने वाली माइनस में, I3 फिर आने वाली, तो प्लस का हो जाएगा I3
माइनस का I4 इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो ये आपका नियम है कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग या सम ऑफ द ऑल एंटरिंग एंड एग्जिट करंट इक्वल टू 0, ये आपके क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो अपने क्या कह सकते हैं कि सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी कि किसी नोड पर हमेशा धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, शून्य होगा। और अगर इस फॉर्म को अपने लिखें तो ये भी लिख सकते हैं I1 प्लस I3, नोड पर आने वाली धारा सदैव नोड से जाने वाली धाराओं के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये स्टेटमेंट अपनी यहां पर सिद्ध हो जाती है कि किसी नोड पर आने वाली और नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, शून्य होगा। ये आपका केसीएल का फर्स्ट लॉ है। केसीएल के फर्स्ट लॉ को ही क्या कहा जाता है, आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है, या इसी कोई संधि का नियम कहा जाता है, या इसी कोई धारा नियम कहा जाता है। किरचॉफ का धारा नियम भी इसी को कहा जाता है, प्रथम नियम भी इसी को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किसी भी नोड पर आने वाली या किसी नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। यह स्टेटमेंट जो है किस नियम को प्रतिपादित करती है, तो यह स्टेटमेंट किरचॉफ के धारा नियम को प्रतिपादित करती है। पूछा जाता है किरचॉफ का धारा नियम कौन सा नियम है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये आपका केसीएल कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखो ये अप्लाई कहां कहां होता है, इसको अप्लाई कहां कर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसी और डीसी दोनों सर्किट पर अप्लाई हो सकता है, या लीनियर और नॉन लीनियर। एसी और डीसी, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किट पर जो है वो केसीएल के दोनों ही नियम अप्लाई कर सकते हैं अपने। और दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखना है, केसीएल जो है, केसीएल रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ही जो है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि किरचॉफ का केसीएल नियम वहीं पर ही आरोपित होगा या वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर नोड होंगे। और आपको पता है सीरीज सर्किट के अंदर नोड आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वहां पर केसीएल जो है वो काम नहीं करता। वहां अगर केसीएल नहीं काम करेगा तो फिर कौन सा नियम काम करेगा, तो वहां काम करता है केवीएल नियम। ठीक है, केवीएल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो दिल्ली मेट्रो के जेईएन के एग्जाम में पूछा हुआ है। दिल्ली मेट्रो का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको नहीं बता रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था। आप देख सकते हैं, किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगा। और पुराने पेपर अगर किसी बच्चों को चाहिए, चाहे वो एसएससी के हैं, किसी के भी हैं, वो मेरे से कांटेक्ट करे, कमेंट करे, तो आपको जितने भी पुराने पेपर हैं एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो के हैं, चाहे यूपीपीसीएल के हैं, चाहे एसएससी जेई के हैं, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट या फिर कमेंट करें आप लोग, ताकि मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकूं। पुराने जो पेपर हैं आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो किरचॉफ के जो लॉ है वो कैसे सोल्व करना है अपने को। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर 2017 का शायद क्वेश्चन है ये। अभी देखो क्वेश्चन क्या है और क्या इसमें पूछा गया था। ये आपके सामने क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में या दिए गए चित्र में आई का मान आपको बताना है, आई का मान क्या होगा। ठीक है, आप सबसे पहले नोड देखो कौन कौन से आपके पास एक तो नोड ये है ए, एक नोड है बी, और दूसरा नोड आपके सामने है ये सी। आपके पास 3 नोड है, ए, बी और सी। उसके अलावा कोई भी नोड आपको नहीं दिख रहा सर्किट के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि नोड ए को सॉल्व करेंगे, फिर नोड बी को, और फिर नोड सी को सॉल्व करेंगे अपने। ठीक है, तो नोड ए को जब सॉल्व किया तो नोड ए पर आने वाली धारा कौन सी है, 2 एंपियर और 10 एंपियर। नोड ए पर आने वाली धारा है 2 और 10 12 एंपियर, और जाने वाली कितनी है, 6 एंपियर। देखो
टोटल कितनी आई यहां से यहां तक, टोटल आई 12 एम्पियर। 12 में से गई कितनी, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर इधर चलेगी तो आगे कितनी जाएगी, 6 एम्पियर। यानी इस पाथ पे यहां जो करंट जाएगी वो पहली करंट अपनों ने फाइंड की 6 एम्पियर, यानी यहां जाएगी 6 एम्पियर। अब देखो इस नोड पर 6 एम्पियर इधर से आई, 2 एम्पियर इधर से आई और 2 एम्पियर इधर से आई, ठीक है। तीनों ही धारा आने वाली है, जो 6, 2, 8 और 2, 10। तो इस नोड पर यहां आगे कितनी एम्पियर जाएगी, 10 एम्पियर धारा। दिख रहा है आपको यहां से नोड बी पर, नोड ए से एक करंट 6 एम्पियर आ रही है, एक यहां से 2 एम्पियर, एक यहां से 2, तो 4 और 6 10 एम्पियर धारा आई। नोड बी से 10 आई और 10 चली गई वापस। देखो जितनी धारा आएगी उतनी ही जानी चाहिए, तभी आपका जो है वो सर्किट सही होगा। 12 एम्पियर आई और 12 ही वापस चलेगी, 10 एम्पियर आई और 10 ही वापस चलेगी, तो आपका जो केसीएल है वो अप्लाई हो रहा है ना। यहां आने के बाद में 10 एम्पियर में से 8 एम्पियर इधर चलेगी, तो इधर कितनी चली जाएगी, 2 एम्पियर। यानी कि आपका आंसर जो है वो कितने एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ये डीएमआरसी 2017 का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कितनी करंट आ रही है और कितनी जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से सिर्फ आपके 3 रास्ते हैं, अब जो 6 एम्पियर यहां चलेगी तो बची हुई 6 एम्पियर इधर ही जाएगी और कोई अन्य रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका केसीएल यहां कंप्लीट हो जाता है। अब अपने सेकंड लॉ की बात करते हैं, केवीएल। अब अपने सेकंड लॉ की बात करते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ, या इसी को केवीएल भी आप कह सकते हो। शॉर्ट फॉर्म इसकी केवीएल होती है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी आप इसको बोल सकते हो। हिंदी में बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोल सकते हैं इसको लूप का नियम, या वोल्टता का नियम इसको बोला जा सकता है, ठीक है। लूप का नियम बोला जा सकता है, वोल्टता का नियम बोला जा सकता है, या मेश का नियम भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो केवीएल अपना जो है वो किसका प्रतिपादन करता है, केवीएल प्रतिपादन करता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का आपको सभी को पता होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ये प्रतिपादित करता है, या ऊर्जा सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी या ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है। और इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, मेन आपको पढ़ना है स्टेटमेंट जो कि बहुत जरूरी होती है। स्टेटमेंट क्या है, किसी बंद परिपथ में वोल्टता स्रोतों तथा वोल्टता पातों बंद परिपथ में वोल्टता स्रोतों तथा वोल्टता स्रोत हो गए ई, वोल्टता पातों IR ड्रॉप्स का बीच गणितीय योग सदैव शून्य होगा। बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, शून्य होगा। ये आपका जो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। क्या कहता है वोल्टेज लॉ, यहाँ इस सर्किट से हमने समझते हैं, या इधर ही बता देता हूँ। सपोज करो ये आपके पास एक सर्किट है जिसपे R रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और I करंट फ्लो कर रही है, या इधर नहीं बनाता, अपने ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको दिखे क्लियरली। ये आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, R मान का रेजिस्टेंस से करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है। तो किरचॉफ का अगर यहाँ पर अपने लो किरचॉफ का नियम यहाँ लगाते हैं, केसीएल यहाँ लगाते हैं, सॉरी केवीएल यहाँ लगाते हैं, तो केवीएल में आपका सर्किट क्लोज है बिल्कुल। तो वोल्टेज सोर्स
वोल्टेज सोर्स ई है आपके सामने। देखो वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास में ये भी प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये चीजें अपने मैथ्स में पढ़ेंगे कि प्लस कैसे लेना है और माइनस कैसे लेना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके यहां से करंट जो है एग्जिट करती है तो इसको आपको नेगेटिव में लेना है, और किसी रेजिस्टेंस में प्लस से करंट जो है एंटर करे और माइनस से एग्जिट करे तो उसको जो है वो प्लस में लेना है, और इसको किस में लेना है, माइनस में लेना है। इस प्रकार से जो है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का ई प्लस का आई आर इक्वल टू हो जाएगा 0, या अपने इसको ये बोल सकते हैं ई बराबर आई आर। ई बराबर क्या बोल सकते हैं, आई आर, ठीक है। तो अपने क्या कहा कि वोल्टेज या वोल्टतापातों का योग जो है वो बीजगणितीय योग 0 के बराबर है, ठीक है। और ये आपको ई बराबर आई आर क्या दिख रहा है, ओम्स लॉ नहीं दिख रहा। तो अपने क्या कह सकते हैं कि केवीएल जो है, अपने क्या कह सकते हैं, केवीएल जो है, केवीएल ओम के नियम का, ओम के नियम का व्यापक रूप है। केवीएल जो होता है वो ओम के नियम का व्यापक रूप है, ये चीज आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ई बराबर आई आर या वोल्टेज या वोल्टतापातों का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, 0 होगा। ये आपके सामने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कंप्लीट हो गया। और अगर वोल्टेज लॉ को अपने सीखना चाहें तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, किस प्रकार से जो है वो केवीएल किसी सर्किट पर अप्लाई होता है। उसके बाद में इसको मेथ्स पढ़ेंगे, मेथ्स से आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो हाथों हाथ, और अगर नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो एक सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। ये आपके सामने एक सर्किट है, बिल्कुल सिंपल सर्किट है, और इस सर्किट में अपने करते हैं इस प्रकार से करंट की डायरेक्शन दे देते हैं। ये करंट आई फ्लो कर रही है अपने पास, ठीक है। लूप इसको मान लेते हैं एक, तो अप्लाई केवीएल एट लूप या एट सर्किट ऑन सर्किट। इस सर्किट पर अगर केवीएल अप्लाई करें अपने, तो देखो यहां से माइनस का ई प्लस में आई आर वन, इसको आई आर वन मान सकते हैं, इसको आर वन बोल देता हूं मैं, ये आर टू बोल देता हूं और ये आर थ्री बोल देता हूं, ठीक है, आपको इजीली जाएगा। प्लस में आई आर टू प्लस में आई आर थ्री इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब बंद परिपथ पर आप लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपको एक लूप दिखाई देगा, ये एक लूप है। इस लूप के अकॉर्डिंग जब आप लोग देखोगे तो मैंने बताया था अगर करंट जो है वो रेजिस्टेंस में पॉजिटिव से एंटर करे और नेगेटिव से एग्जिट करे, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी पोलरिटी जो है वो आपको पॉजिटिव लेनी है और इसकी पोलरिटी जो है वो क्या लेनी है, नेगेटिव, क्योंकि ये इसको एनर्जी देगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपने क्या देखा, माइनस ई प्लस आई आर वन, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और आप सभी को पता है अगर यहां से आपको फाइनल करंट फाइंड आउट करना है तो फाइनल करंट निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, आई बराबर वी अपॉन में आर टोटल, या आई बराबर ई अपॉन में आर टोटल, ठीक है। सीरीज सर्किट है, ई का मान आपके पास कितना है, ई का मान है आपके पास 120, और सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके सामने, 120 अपॉन में 30 60 तो आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी यहां से जो करंट फ्लो कर रही है वो कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इस सर्किट से मैंने यहां करंट निकाल दिया। अब आप लोग इस करंट का मान यहां रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखो
ई माइनस ई 120 प्लस आई 2 एम्पियर इंटू में 10 प्लस 2 एम्पियर इंटू में 20 प्लस 2 एम्पियर इंटू में 30 इक्वल टू 0। अगर तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तब तो आपका जो केवीएल का लॉ है वो इस सर्किट पे सही लगेगा। अगर नहीं आती है तो नियम जो है वो सही नहीं होगा। तो देखो 120 प्लस ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 40 प्लस ये आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। तो 4 6 10 और 2 20, 120 माइनस प्लस 120 इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। तो अपने क्या कह सकते हैं, वोल्टता पातों का योग जो है वो सदैव क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब एक जो सोर्स है जितनी वोल्टेज होगी वो सारी वोल्टेज अपनी किसको दे देता है, वो अलग अलग रेजिस्टेंस पर अप्लाई कर देता है। तो इसके पास कुछ भी वोल्टेज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपके पास है ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। ठीक है, अब देखो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहां कहां काम आता है। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ काम आएगा सीरीज सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट के लिए, और वही सेम टू सेम लीनियर और नॉन लीनियर, नॉन लीनियर एसी एंड डीसी दोनों प्रकार के सर्किट पर काम आ सकते हैं। तो किरचॉफ के दोनों नियम लीनियर नॉन लीनियर दोनों सर्किट पर अप्लाई हो जाते हैं, और एसी और डीसी दोनों सर्किट पर अप्लाई हो जाते हैं। सीरीज सर्किट पर केवीएल लगता है और पैरेलल सर्किट पर कौन सा लगता है, केसीएल लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको केवीएल और केसीएल जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दो और रह जाते हैं अपने, उनकी बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया है दो जो है वो है आपके पास में किरचॉफ के नियम के अलावा है, जिनमें आपको वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ और करंट डिवाइडेशन लॉ पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना होता है। तो किसी सर्किट में अगर आपको सिंपली तो सर्किट को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाए वो देखते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट आपके किरचॉफ के नियम तो खत्म होते हैं। अब आगे अपने बात करते हैं वोल्टेज एंड करंट डिवाइडेशन लॉ। इस प्रकार से मैं अलग अलग बता देता हूं। एक तरफ है वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ, या इसको हिंदी में बोलते हैं वोल्टता विभाजक नियम, और दूसरा है करंट डिवाइडेशन लॉ। इसको बोलते हैं धारा विभाजक नियम, धारा विभाजक नियम। ठीक है, क्या होते हैं देखो भाई, ये सर्किट पर अप्लाई होता है, सीरीज सर्किट या कोई भी हो, चलो सीरीज पैरेलल दोनों पे अप्लाई हो जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखना आपको, कैसे अप्लाई होता है ये। इस प्रकार से एक आपके पास सर्किट है, बिल्कुल भी किसी भी टाइप का हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है आपको, ये सिंपल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है ई, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। अगर आपको इसकी वोल्टेज मैं V1 बता देता हूं, इसकी वोल्टेज मैं V2 बता देता हूं, और इसकी वोल्टेज जो है वो मैं V3 बता देता हूं। ठीक है, आपको पूछा जाए V1 का मान ज्ञात करो, V2 का मान ज्ञात करो, V3 का मान करो, वोल्टता विभाजक नियम से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। करना कैसे है आपको देखो, जिस भी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, जैसे V1 ज्ञात करना है तो V1 बराबर ऊपर वो रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में R1 R2 प्लस R3 आएगा। टोटल रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपल है, जिस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ज्ञात करनी है वो रेजिस्टेंस बटे में टोटल रेजिस्टेंस इनटू में टोटल वोल्टेज, जैसे कि ये वोल्टेज। ठीक है, अगर आपको V2 का मान ज्ञात करना है तो V2 हो जाएगा R1 प्लस R3 इनटू में E, और अगर आपको इसी तरीके से V3 का मान ज्ञात करना है तो वो भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया वोल्टता विभाजक नियम। ठीक है, अब दूसरा अपने बात करते हैं धारा विभाजक नियम। तो धारा विभाजक नियम भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ये दो सर्किट है आपके सामने, ये पैरेलल सर्किट है। यहां पर जो करंट है मैं बोल देता हूं I1 है, और यहां पर जो करंट है वो I2 है। ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस क्या है, R2 है।
ये आपके पास ई है। अगर आपको पूछा जाए और यहां करंट सपोज करो आई है, यहां करंट आपके पास में क्या है, लो क्या करना है, करंट डिवाइडेशन लो। पहले तो करंट का अलग अलग जो अपने पास ब्रांचेस हैं उनमें डिवाइड कैसे होता है उसको ज्ञात करने के लिए अपने यूज करेंगे, ठीक है। और आप लोग यहां पर जो है I1 और I2 को कैसे ज्ञात कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ, अगर आप इस सर्किट को वैसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप टोटल क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकाल के फिर आप क्या निकालेंगे, टोटल धारा निकालेंगे। फिर इस धारा से यहां पर इसमें कितनी धारा जाएगी और इसमें कितनी धारा जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इजीली आपको इस क्वेश्चन को करना है करंट डिवाइडेशन लॉ से। करंट डिवाइडेशन लॉ क्या कहता है, अगर I1 का मान ज्ञात करना है, दोनों में थोड़ा सा अंतर देखो। अगर I1 का मान ज्ञात करना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस ऊपर और टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 जो है वो बटे में, ठीक है, इनटू में टोटल धारा जो है वो I, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कुछ भी ज्यादा इसमें टफ नहीं है। देखो I1 का मान ज्ञात करना तो उसके सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन R1 प्लस में R2 इनटू में टोटल धारा। टोटल धारा क्या है आपके पास में I, तो इससे आपको I1 का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर I2 का मान ज्ञात करना है तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो I2 इधर है तो इसके सामने वाली ब्रांच की करंट है R1, सॉरी सामने वाला ब्रांच जो है उसका रेजिस्टेंस R1 है, अपॉन में दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड करना है, दोनों रेजिस्टेंस को एडिशन करना है, इनटू में जो है वो टोटल धारा I, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, दोनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस की जो करंट है वो क्या कर जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। 3 है तो 3 हो जाएंगी, 4 है तो 4 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ और करंट डिवाइडेशन लॉ जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी सर्किट के लिए, ठीक है। अब अपने पे एक एक एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जांपल कर देता हूं, मैं यहीं से ही बता देता हूं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को देखें आप, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने ये कर लेते हैं। देखो वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ पे मैं एक सर्किट बनाता हूं और उस पे आपको बताते हैं कि कैसे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये एक सर्किट है, R1 की वैल्यू है 20, R2 की वैल्यू है 40, R3 की वैल्यू है 50 और R4 की वैल्यू है 90। 4 रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज मैं इसे कहता हूं 200 वोल्ट है आपके पास। टोटल वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। अब मैं डायरेक्ट आपको बोल दूं कि आप मुझे R1 पर वोल्टेज ड्रॉप, आप मुझे V1, V2, V3 और V4 फाइंड करके दिखाओ। बिल्कुल है, वोल्ट का विभाजक नियम से बिल्कुल इजी है। V1 अगर फाइंड करना है तो V1 का रेजिस्टेंस ऊपर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सभी का एडिशन होगा, तो 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 90 और इनटू में टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितनी आएगी आपके पास में, 200, ठीक है। सॉल्व किया तो 20 बटे में कितना आ जाएगा, 2 4 6 60 और 5 110 और 90 200। 200 इंटू में 200, 200 से 200 कैंसिल आउट, कितने आ जाएगी 20 वोल्ट। इसी प्रकार से V2 का मान ज्ञात करें तो V2 का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 40 अपॉन में 200 इंटू में 200, तो कितनी आ जाएगी 40 वोल्ट। V3 का मान याद करें तो आ जाएगा कितना, V3 आपके पास है 50 अपॉन में 200 इंटू में 200, यानी V3 में ऊपर R3 आएगा ना, देखो V3 में ऊपर R3 बटे में टोटल रेजिस्टेंस 200 से 200 कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। और V4 का मान आ जाएगा 90 अपॉन में 200 इंटू में 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इनकी सभी की जो ड्रॉप वोल्टेज है,
इन सभी की जो ड्रॉप वोल्टेज है क्या सोर्स वोल्टेज के बराबर है? अगर तो बराबर है तो क्वेश्चन सही है, अगर बराबर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। तो ड्रॉप वोल्टेज के बराबर अगर जोड़ें तो देखो 2 4 60 20 और 40 60 और 50 110 90 200 200 वोल्टेज ड्रॉप है और सोर्स वोल्टेज भी कितनी है? 200 है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चेक भी कर सकते हो इस तरीके से आप, ठीक है। तो ये तो करंट वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ का एक क्वेश्चन हो गया। अब अपने बात करते हैं दूसरा करंट डिवाइडेशन लॉ की एक क्वेश्चन करके लेते हैं और फिर आपका जो है ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कल अपने क्लास में पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो थ्योरम्स के क्वेश्चन जो है वो भी आप इसी से सॉल्व कर पाते हैं, थ्योरम्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करंट डिवाइडेशन लॉ का एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, आपके पास में ये एक करंट है, इस टाइप से मैंने रेजिस्टेंस दिया आपको। रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ऐसे ले लेते हैं ताकि जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। एक तरफ 15 ले लेते हैं और एक तरफ 30 ले लेते हैं। चलो, एक तरफ 15 और एक तरफ 30 ओम के रेजिस्टेंस है सबसे पहले, और यहाँ करंट है I। इसमें जो करंट है वो I1 है और इसमें जो करंट है वो I2 है, ठीक है। आपको करंट डिवाइडेशन लो निकालना है तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 30 अपॉन में कितना आ जाएगा? 15 प्लस में 30 इंटू में I। आपके पास I नहीं है, I आपके पास नहीं है तो पहले I ज्ञात कर लेते हैं। I ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेगा? I बराबर E अपॉन में R टोटल। R किस में है? पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो 15 और 30 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो अपने क्या बोलते हैं 15 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है 30 ओम के, तो 15 इंटू 30 अपॉन में 15 प्लस में 30, ये हो जाएगा 450 बट्टे में ये हो जाएगा 45, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया आपके पास में। जब टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया तो आई कितने आ जाएगी? आई बराबर 200 अपॉन में 10 ओम कितने आ जाएगी? 20 एम्पियर। इस धारा का मान आपके पास 20 एम्पियर है। इस धारा का मान कितना है? 20 एम्पियर। तो I1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगी 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? 45। तो इसको इससे काट देते हैं, 15 दूना 30 और 15 3 45, 40/3 एम्पियर करंट इसमें आ जाएगी। और I2 का जो मान आ जाएगा, देखो I1 का मान किया ज्ञात किया तो सामने वाली करंट ली, अब I2 का मान ज्ञात करेंगे तो इधर वाली 15/45 इंटू में कितना आ जाएगा? 20। तो ये आ जाएगा 15 3 45, ये आ जाएगा 20/3 एम्पियर इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो धारा आएगी वो आएगी 40/3 एम्पियर और यहाँ जो आएगी वो आ जाएगी 20/3 एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो कम रेजिस्टेंस में ज्यादा धारा और ज्यादा रेजिस्टेंस में कम धारा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये करंट डिवाइडेशन लॉ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आपको केसीएल, केवीएल, वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ और करंट डिवाइडेशन लॉ ये चारों चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी पे बेस्ड जो है नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस होंगे, क्योंकि नोडल जो होता है वो ओम्स लॉ और केसीएल का सुचारू रूप होता है और मेश जो होता है वो ओम्स लॉ और केवीएल का जो है वो एक व्यापक रूप है, ठीक है। तो आज का सेक्शन अपने यही कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।